वेलकम बैक टू डिवाइन लर्निंग सेंटर ऑनलाइन क्लासेस। और आज जो हम बड़ा मस्त टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है वर्क एंड एनर्जी। आज हम कुछ काम करने वाले हैं जो फिजिक्स में को एंड में बोलने वाला है कि मैंने तुमको पढ़ा के कुछ काम नहीं किया, ऐसा मैं नहीं, ऐसा फिजिक्स बोलता है। क्यों बोलता है भाई फिजिक्स ऐसा? तो ये हम पढ़ेंगे कि वर्क क्या होता है, एनर्जी वर्क में कब कन्वर्ट होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वर्क के लिए डिराइव किया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये सारे कंसेप्ट एक ही लेक्चर में ओनली कंसेप्चुअल आज फिनिश करेंगे हम। तो ये जो टॉपिक है ना बच्चों, बड़ा बड़ा सुंदर टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आज हम ये समझेंगे कि हम जो इतने हाथ पैर मार रहे हैं तो हम एक्चुअली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो फिजिक्स हमारे वर्क को अप्रूवल देता है या नहीं देता है। तो दोस्तों जान के आपको बहुत बुरा लगेगा क्योंकि मैक्सिमम टाइम अप्रूवल इज 0। सो टुडे वी आर स्टडिंग क्लास 9th वर्क एंड एनर्जी। वर्क, अब भाई रोज सुबह सुबह स्कूल के लिए उठते होगे, किसका डर है? अगर डर ना हो तो मैक्सिमम बच्चे स्कूल ही ना आए। या तो टीचर्स का डर है या तो पेरेंट्स का डर है। नहीं उठेंगे तो दूर से उड़ती हुई चप्पल आ सकती है, पड़ सकती है, तो उठना ही है। लेट पहुंचेंगे तो वहां पे टीचर का थप्पड़ लग सकता है, तो डर बड़ा है। तो ये फोर्स है हमारे लिए। तो हम डिस्प्लेसमेंट तब शो करते हैं जब क्या लगता है हम पे फोर्स, और वर्क इसी को बोलता है कि वर्क है। अगर आप पे फोर्स लग गया, आपने डिस्प्लेसमेंट शो कर दिया, तो आपने कुछ वर्क किया है। लेकिन अगर आप पे फोर्स लगा और आपने डिस्प्लेसमेंट शो नहीं, डिस्प्लेसमेंट समझते हो ना, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर स्केलर है ना, पाथ विथ डायरेक्शन शो किया तो डिस्प्लेसमेंट किया, तो आपने काम किया। तो इस चैप्टर के अंदर विल स्टडी कि क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं कि किस तरीके से फोर्स वर्क को क्रिएट करता है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि वर्क होता क्या है। हमारे डे टू डे लाइफ में शॉपिंग करने हम लोग जाते हैं, मॉल जा रहे हो, कार्ट लेकर के उसमें सामान भरते जा रहे हो और एंड में बिल देख के शॉक हो रहे हो। तो वो कार्ट को पुश करना कि आप उस पर फोर्स लगा रहे हो और कार्ट के टायर घूम रहे हैं, चल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन हो रहा है। आप क्या कर रहे हो? बैग उठा के चल रहे हो, जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। गेट खोल के अंदर जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन हो रहा है। लेकिन एक बात बताओ, यहां खड़े खड़े 1 घंटा जब मैं आपको पढ़ा रही हूं तो क्या मैं वर्क कर रही हूं? यस और नो? आई से यस बट फिजिक्स सेज नो, बिकॉज माई डिस्प्लेसमेंट इज 0, क्योंकि मैं मूव नहीं कर रही, मैं इसी डायरेक्शन पे इस तरीके से आपको पढ़ा रही हूं। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मतलब मेरा वर्क भी नहीं है। क्या साइंटिफिक कंसेप्शन है हमारे वर्क का? तो वर्क ऐसा बोलता है, वर्क डन। इसीलिए इस चैप्टर में बार बार सिर्फ वर्क नहीं आता, वर्क के साथ डन भी आ जाता है कि भाई हुआ, अप्रूवल मिला कि नहीं मिला फिजिक्स का। आपने तो बोल दिया कि हमने काम किया, लेकिन अभी फिजिक्स बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है आपने काम किया या नहीं किया। तो ये है वर्क डन। तो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, वर्क की यूनिट जूल है। क्या यूनिट है वर्क की? जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। क्यों भैया दोनों की यूनिट सेम क्यों है? क्योंकि वर्क तभी होता है जब एनर्जी होती है। दोनों एक ही कास्ट के हैं, दोनों की यूनिट कैसी है? सेम, जूल जूल है ना, जूली जूली नहीं, जूल जूल, अभी याद रखना है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएं, उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो उसको हम वर्क बोलते हैं। अब वर्क जो होता है ना, कई डायरेक्शन का होता है। पॉजिटिव वर्क डन, 0 वर्क डन, और नेगेटिव वर्क डन। अब मैं आज मान लो कि आज मुझे बड़ा जिम करना है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इधर पकड़ के अच्छे से यहाँ पे पुशअप्स कर रहे हैं। इसको यहाँ मान लो कि ये वॉल को मेरे को शिफ्ट करना है। आज ये मेरे को वॉल यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही, अगर मुझे ये वॉल यहाँ से शिफ्ट करनी है, मैं इसको धक्का मार रही हूँ वॉल को, क्या वॉल शिफ्ट हो जाएगी? पर क्या मेरे पसीने नहीं छूट जाएंगे? मैं नहीं थक जाऊंगी? अरे मैं थक गई, वॉल नहीं शिफ्ट हुई। तो फिजिक्स ने क्या बोला? तूने कुछ काम नहीं किया। अरे भाई 1 घंटा लगाया मैंने,
तो फिजिक्स बोलता है कि तुमने कुछ काम नहीं किया। अगर डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का नहीं हुआ तो फोर्स पूरा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, वो वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हुआ। इसलिए वर्क का जो डेफिनेशन है वो फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट एकदम साथ साथ चलता है, नीचे आगे पीछे नहीं चलता, एकदम हाथ में हाथ पकड़ के चलेगा कि फोर्स लगा तो डिस्प्लेसमेंट होना ही चाहिए साथ में, तो ही उसको वर्क डन हम बोलेंगे। आया समझ में? अब जो ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, अब मान लो कि यहां पर एक बच्चा खड़ा है, मैं बोल रही हूँ आजा कैमरे के आगे, मैं उसको ऐसे खींच रही हूँ, देखो ये आया, नहीं आया, कोई है नहीं तो कौन आएगा, है ना? तो ये मैं किसी को पुश कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं, फोर्स उसको इस तरफ लगा रही हूँ। किस तरफ लगा रही हूँ? इस तरफ, तो वो भी इधर ही आ रहा है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ उसी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, तो पॉजिटिव वर्क डन है। अब वो यहाँ खड़ा है, जा ही नहीं रहा, अरे मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, धक्का मार रही हूँ वहां पे, लेकिन वो नहीं गया, इधर ही आया। तो मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, लेकिन वो आया किधर? इधर। तो अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स दिस साइड, डायरेक्शन दिस साइड, डिस्प्लेसमेंट दिस साइड। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव वर्क डन। और अगर जैसे ये मैं दीवार को धक्का मार रही थी, आई वॉज पुशिंग द वॉल फॉर लेट्स से एन आवर, but wall does not displace, that means the work done by me was 0. Like your marks. Anybody getting 0 marks in physics? Comment. चलो, तो एक फोर्स हम पे पूरा टाइम लग रहा है, कौन सा? ग्रेविटी का, भी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने। पर ग्रेविटी के कारण हम एक जगह खड़े हैं, उसके कारण हम हमेशा डिस्प्लेसमेंट हमारा हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसके कारण पर्सन रुकेगा, दौड़ता नहीं रहेगा। उसके लिए ग्रेविटी के अलावा उसको दूसरा फोर्स लगाना है, अगर उसको रनिंग करनी है या किसी चीज को खसकाना है, इफ वी वांट टू डिस्प्लेस सम ऑब्जेक्ट। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमें क्या दे रही है? स्टेडीनेस दे रही है, हमको रुकने को बोल रही है, तो वो वर्क डन नहीं है। मतलब ये जो अर्थ सरफेस इतनी ग्रेविटी लगा रही है, कुछ काम नहीं कर रही है दोस्तों। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा है भाई कांस्टेंट फोर्स। देखो यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी है एफ डी कॉस थीटा, इस बारे में हम ज्यादा इसीलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 10th से पहले आपको साइन कॉस टेन ये सब समझने आने वाले नहीं है। लेकिन अभी जैसे जैसे आप फिजिक्स में एंटर होते जाओगे आपको ये समझ में आएगी, जो ये वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज है उसमें वेक्टर्स में साइन लगता है, स्केलर में कॉस लगता है, तो ये थोड़ा डिटेल्ड है, ये हायर स्टैंडर्ड के लिए रख दो। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, भाई अगर आप एक ऑब्जेक्ट पे कॉन्स्टेंटली फोर्स लगा रहे हो तो वो कॉन्स्टेंट डिस्प्लेसमेंट से आगे बढ़ेगा, वर्क डन भी कॉन्स्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि मान लो जैसे मैं एक व्हीकल ड्राइव कर रही हूँ, मैं पूरा टाइम 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गाड़ी चला रही हूँ, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट उसी हिसाब से हर बार होगी, हर टाइम पे 30 किलोमीटर ही वो चलेगा पर आवर में। तो कैसे? क्योंकि मैंने कांस्टेंट फोर्स लगाया, एक्सेलरेटर पे पैर कांस्टेंटली रखा, तो वो धीरे धीरे वैसे ही चलेगा, राइट? पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। नेक्स्ट इज एनर्जी। क्या है हमारे लिए नेक्स्ट? एनर्जी। तो एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म वर्क। भाई तुम में कितनी कैपेसिटी है पढ़ने की, मेरे में कितनी कैपेसिटी है पढ़ाने की, क्या ये फर्क पड़ता है? क्योंकि हम तो काम ही नहीं कर रहे, हम तो फिजिक्स के हिसाब से कुछ काम ही नहीं कर रहे। मान लो चलो हम बात कर लेते हैं कि एक बॉक्स को यहां से वहां तक लेके जाना है, तो मेरे में कितनी कैपेसिटी है कि मैं उस बॉक्स को वहां तक ले जा सकती हूँ। अगर कोई बच्चा जिसका मास 10 kg है उसको मैं बोलूँ 20 kg का बॉक्स शिफ्ट कर दे, नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है। हाँ, कोई 100 किलो का व्यक्ति है, उसको बोला 20 किलो का बॉक्स उधर रख दो, तो फटाक से उसकी कैपेसिटी है। तो एनर्जी इज द कैपेसिटी कि ऑब्जेक्ट कितना काम करेगा, ऑब्जेक्ट जितना भी काम करेगा डिपेंड करेगा उसके अंदर कितनी एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी ही वर्क में ट्रांसफॉर्म होगी। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं वॉल को धक्का मार रही थी, आई वाज पुशिंग द वॉल बैक, आई हैड एनर्जी, बट द एनर्जी लेवल इज नॉट मच देन द wall, so I wasn't able to displace the wall, right? But my complete energy was transformed into heat energy, not in work done. तो वर्क डन तब होता है जब आपके पास कैपेसिटी होती है। अब जो एनर्जी है ना और वर्क वो एकदम क्लोजली रिलेटेड है, पड़ोसी पड़ोसी है एकदम,
है ना, जूल में मेजर करते, दोनों की कास्ट भी सेम ही है। बहुत सारे फॉर्म्स में एनर्जी आपने पढ़ी है। हमारे लिए मेन काइनेटिक और पोटेंशियल है। हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी आर देयर, बट बेसिकली एट योर 9th स्टैंडर्ड लेवल काइनेटिक एंड potential. Every object contains two type of energy, which is kinetic and potential. At some moment, kinetic may be high, potential may be low. At some point, kinetic and potential may be equal, or some point potential is may be high or kinetic may be very low. तो it depends on the condition कि kinetic और potential किस तरीके से vary कर रहे हैं। हर ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता ही होता है, और अगर कॉम्बिनेशन होता है तो किस तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करेंगे और वर्क से उसको कैसे रिलेट करेंगे। हम क्यों मान लें कि काइनेटिक और पोटेंशियल सेम है, ऐसा हम क्यों माने? तो इसीलिए माने क्योंकि हम इसको डिराइव कर सकते हैं। तो डेरिवेशन टू प्रूव दैट वर्क इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का पहले तो फॉर्मूला लिख लो 50 बार लिख के, 1/2 mv²। 1/2 is a constant, m is the mass, v is the velocity. Velocity means displacement upon time, कि वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है टाइम में, और डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्शनल, वेलोसिटी इज ऑल्सो डायरेक्शनल, बोथ आर वेक्टर। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट है। वर्क भी यही बोलता है, फोर्स लगे तो डिस्प्लेसमेंट हो। काइनेटिक एनर्जी भी यही बोल रही है, ऑब्जेक्ट कैसा है, मोशन में। तो ये दोनों इक्वल है या नहीं? देखो, फोर्स हमने क्या पढ़ा, क्या होता है, हम कर क्या रहे हैं, हम इसको वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोलते हैं। तो लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट v, let the work done by the object w, acceleration is a। ये इंफॉर्मेशन हमेशा देनी होती है। तो now we know that from the second law of motion, force is equals to mass into acceleration. Yes, we know that. Yes or no? Okay. But work done का definition हमने क्या पढ़ा? Force into displacement. Putting equation 1 into 1 को 2 में रखा तो कितना हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल्स टू MAS। अभी जो AS है ना, इसको मैं निकालूंगी। जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन थी उसमें मैंने एक इक्वेशन पढ़ी थी, v² - u² इज इक्वल्स टू 2AS, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन में से। यहां से AS की वैल्यू निकाल लो, v² - u² अपॉन 2, और इसको उठा के इसमें पुट कर दो तो कितना हो जाएगा? W इज इक्वल्स टू m की जगह रखो, m की जगह तो m ही रखोगे दोस्तों, इधर रखोगे v² - u² अपॉन 2। लेट अस कंसिडर, सपोज दैट कि हमारा ऑब्जेक्ट जब मोशन में आया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। क्या 0 था? उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, इफ इन केस नहीं, तो भी ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तब है जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। वो स्टडी करने के लिए हमने लेट, सपोज कर लो ना, फिजिक्स पूरा सपोज है, पूरा नहीं, एक्चुअली रियल है भाई। चलो, तो W इज इक्वल्स टू W m v² - 0 अपॉन 2, तो दैट इज W इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। और यही तो काइनेटिक एनर्जी था, यही वर्क डन आ गया। तो दोनों कैसे हो गए? इक्वल हो गए। जितनी काइनेटिक एनर्जी ना, उतना ही वर्क डन। इसीलिए वर्क डन की यूनिट जूल है, क्योंकि ये 1/2 mv² के इक्वल है, जो फॉर्मूला है ke का। समझ में आया? नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। भाई पोटेंशियल तो बहुत है पर मैं काम नहीं करता, है ना, तो वही पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल तो हमें बहुत है पर वो काम करना चाहिए ना। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, मेरे अंदर मास भी है, ग्रेविटी ने मेरे को पकड़ भी रखा है, मैं कितने डिस्प्लेसमेंट पे भी खड़ा हूं, हाइट भी है, लेकिन आई एम नॉट वर्किंग राइट नाउ इन दिस। व्हेन दिस इज हाई, ke इज लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है भाई, वो ऊपर खड़ा है,
है ना। बॉल लेके खड़ा है, तो हम बॉल की काइनेटिक एनर्जी के बारे में और पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। जब बॉल वो लेकर के खड़ा था, अभी बॉल उसने छोड़ी नहीं थी, तो जब वो बॉल लेके खड़ा था उस पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट थी। वो बॉल में शक्ति है कि वो नीचे जाएगी और टूटेगी नहीं, वो एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करेगी, क्योंकि उस पर फोर्स लगा, वो डिस्प्लेसमेंट शो करेगी। लेकिन अभी वो एक पॉइंट पे है, तो उसके पास मास है, उस पर ग्रेविटी लग रही है और वो कुछ हाइट पे ऊपर से नीचे खड़ी है, तो mgh इस पे लग रहा है। लेकिन जब मैं इसको बॉल को नीचे फेंकूं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। बताओ क्यों? क्योंकि इसकी हाइट क्या हो रही है अब नीचे से? डिक्रीज। यहां तक हाइट थी, अब यहां पे क्या हो जाएगी? h माइनस एक्स। हाइट डिक्रीज 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 डिक्रीज, हाइट डिक्रीज हो रही है, तो वो मोशन में आ रही है। जैसे जैसे हाइट डिक्रीज हो रही है उसका मोशन बढ़ता जा रहा है, तो हाइट डिक्रीज हो रही है मतलब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, मोशन बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, और जब वेलोसिटी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है जब वो नीचे आ रहा है। और एक पॉइंट पे यहाँ पे अब बॉल जाती जाएगी, डिस्प्लेस होगी, लेकिन उसकी हाइट क्या हो गई ग्राउंड से? यहाँ पे बॉल की हाइट क्या हो गई? 0 दोस्तों, 0 हो गई। और अगर हाइट 0 हो गई, हाँ, मसाले का एच निकल गया, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हाइट 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0। समझ में आई बात? अच्छा, फिजिक्स में एक बात और बता दे कि जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट को हम हमेशा हॉरिजॉन्टली मेजर करें, ये वर्टिकली भी डिस्प्लेसमेंट ही हमारे लिए। तो कई बार एग्जाम में जब क्वेश्चन में दिया होता है ना, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 मीटर, अरे हाइट तो दी नहीं थी तो हमने mgh लगाया नहीं। अरे दोस्तों, अरे प्यारों, डी भी हाइट ही है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मीन्स द हाइट हियर। समझे? तो पोटेंशियल एनर्जी भी समझ गए भाई। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, जो हमेशा ग्रेविटी के कारण वो एनर्जी सबके पास होती है, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा 0 नहीं होगी, ऑब्जेक्ट है तो उसका मास 0 नहीं होगा, तो ये दोनों चीजें तो ऑब्जेक्ट के पास हमेशा कांस्टेंट होती है। जो चीज, जो फैक्टर पीई को केई में बदल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ये h है। ठीक है, चलो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे एटम में पढ़ते हो, है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा, वैसे ही फिजिक्स में है एनर्जी, कि आप एनर्जी को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, आप खाली उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हो। जैसे जब मैं वो वॉल को पुश कर रही थी, है ना, वॉल को जब मैं पुश कर रही थी तो मेरी एनर्जी कहाँ गई? हम बोलेंगे खत्म तो हो गई, नहीं, वो हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो गई। अब जब मैंने थोड़ी देर आराम कर लिया, अच्छे से सांस ले ली, तो वो एनर्जी मेरे में रे एंटर हो गई। अच्छा खाना खा लिया तो फूड के फॉर्म में एनर्जी मेरे अंदर वापस चली गई। तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, खत्म या क्रिएट नहीं हो रही, खत्म नहीं होगी एनर्जी। ठीक है, it can neither be created nor be always transformed from one to another। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो बॉल वाला लिया था ना, वही करो। जैसे ये अब बॉल है, ध्यान समझना, बड़ा अच्छा टॉपिक है। ये यहां पर है, अभी रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। अगर इसकी वेलोसिटी 0 है तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है? यहाँ पे 0। लेकिन रेस्ट पे है तो हाइट कितनी है? h। तो Pe कितना है यहाँ पे? इसका मैक्सिमम। Pe कितना है? जब Pe मैक्सिमम होता है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 0। अब ये मान लो बॉल यहां पर आ गई, हाइट मान लो हाफ हो गई। हाइट क्या हो गई? हाफ। तो Pe कितनी हो गई इसकी? मैक्सिमम से हाफ पे आ गई। और Ke, वेलोसिटी जहां 0 थी वो बढ़ गई, तो Ke कितनी बढ़ गई? थोड़ी बढ़ गई, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई, डिस्टेंस कम हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी आधी कम हो गई। इधर ग्राउंड पे जब वो आ गई तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी हो गई? 0, क्योंकि h कितना हो गया? 0। लेकिन काइनेटिक इसकी हो गई यहाँ पे मैक्सिमम। तो हर पॉइंट पे देखो, यहाँ पे काइनेटिक 0 थी पर पोटेंशियल तो थी,
तो एनर्जी तो थी, काइनेटिक फॉर्म में नहीं तो पोटेंशियल फॉर्म में। अब अगर यहाँ पे काइनेटिक घटी तो टोटल एनर्जी तो भी नहीं घटी। क्यों? क्योंकि वो किस में कन्वर्ट हो गई? के में। अब जब यहाँ पे पीई 0 हो गया तो के तो मैक्सिमम हो गया, तब भी टोटल एनर्जी 0 नहीं है, खाली पीई 0 है। टोटल तो कितनी है? उतनी जितनी थी। इसको समझने के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम कांस्टेंट होगा। एक अगर हाई है मैक्सिमम, भले ये 0 है तो भी कुछ अमाउंट है, और जो अमाउंट है जब ये कम होगी तो ये बढ़ेगी, तब भी वो सेम अमाउंट होगा। ये 0 हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगी तो भी ये सेम ही अमाउंट रहेगा, क्योंकि सम तो वही है। तो यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। भाई इतना ही था इस चैप्टर के अंदर। न्यूमेरिकल पोर्शन कर लेते हैं सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज करते हुए। So before we start numerical, I must tell you about the power of doing work. मान लो अगर एक मेरे पास स्ट्रॉन्ग व्हीकल है और एक वीक व्हीकल है। फॉर एग्जाम्पल एक के पास एक 2 व्हीलर है, एक के पास एक 4 व्हीलर है, या 4 व्हीलर भी एडवांस्ड, 2 व्हीलर भी बहुत पुराना। तो कौन कितनी जल्दी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा? ऑफ कोर्स कौन पहुंचेगा? जिसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी वाली व्हीकल होगी। या मान लो तुम्हारे घर के बाहर वाली सड़क जो टूटी हुई है तुमने फोन किया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, अरे भाई यहाँ पे तो रोड टूटा हुआ है, काम कर दो। तो कब करेंगे? नहीं करेंगे ऑफ कोर्स। तुम हो कौन? तुम्हारी बात क्यों सुनेगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? फिर तुमने दूसरी बार फोन किया, फिर तुमने एक टीम बना के फोन किया, पूरी कॉलोनी वालों ने फोन किया, और बहुत 1-1.5 साल बाद असर दिखा कि वो रोड बन गया। चलो बन गया, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब तुम्हारी सोसाइटी में कोई एक पॉलिटिशियन या कोई लीडर या कोई ऐसा ऑफिसर रहता है जिसके एक फोन में एक दिन में काम हो जाएगा। बताओ है कि नहीं पावर? तो पावर सब जगह है। तो पढ़ लो, पावर काम आएगी। पढ़ के कुछ बन जाओगे तो एक बारी में रोड बन जाएंगे, अरे बहुत सारे काम हो जाएंगे। तो कितने टाइम में कितना काम हो रहा है, वो पावर है। तो पावर क्या है? वर्क अपॉन टाइम, वर्क डन इन पर यूनिट सेकेंड। कितना काम कर सकते हो तुम? तो जूल पर सेकेंड भी इसकी यूनिट होती है। और व्हाट, क्या ऐसा होता है? पावर इतनी काम की है। तो यस, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? व्हाट ऑफ पावर नहीं, यूनिट ऑफ पावर। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, है ना? ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर 1000 जूल पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हो, है ना? तो कितने पावर का बल्ब लाए हो वो उतनी लाइट देगा, ज्यादा लाइट देगा। तो पावर बहुत जरूरी है दोस्तों, सिर्फ फिजिक्स में नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपके पास पावर होनी चाहिए। चलो कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जिससे हमारा जो आज पढ़ा हुआ कंसेप्ट है वो और अच्छा हो जाए। बोला है अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट पर, एक ऑब्जेक्ट है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है? 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है भाई। द डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर, मतलब इस पे जब इतना फोर्स लगा तो ये ऑब्जेक्ट 8 मीटर खसक के शिफ्ट होके यहां पर आ गया। लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस? जितना भी फोर्स लग रहा है ना 7 न्यूटन, पूरा उस ऑब्जेक्ट पे लगा, तो वर्क डन कितना हुआ? अरे इतना इजी, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 7 इंटू 8 मीटर। इसको लगाओगे क्या? न्यूटन। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया या नहीं? बताओ, हुआ या नहीं हुआ? तो आपका आंसर आ गया 56। क्या लगाओगे यहाँ पे? जूल की न्यूटन मीटर? 7 न्यूटन था, 8 मीटर था, तो यहाँ पे 56 न्यूटन मीटर लगाओगे कि 56 जूल लगाओगे? सही दोनों है, मार्क्स कटने की आशंका यहाँ है, यहाँ नहीं। तो जूल एग्जैक्ट ऐसा यूनिट में आपको उसको लिखना है। नेक्स्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी दिस। वेलोसिटी दे दी भाई। चलो वेलोसिटी कितनी है किसी ऑब्जेक्ट की? v इज इक्वल्स टू, क्या चाहता है ये? v इज इक्वल्स टू, चलो पढ़ो, v इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा
अरे यार ये तो बड़ा, चलो v इज इक्वल्स टू कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ उन्होंने बोला काइनेटिक एनर्जी भी दी है, कितनी दी है 25 जूल, ये दी है 25 जूल हमको काइनेटिक एनर्जी उन्होंने दे दी है ना। कितनी दे दी है काइनेटिक एनर्जी। व्हाट विल बी द इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड एंड व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स। तो वेलोसिटी को जब डबल कर दिया जाए और 3 गुना बढ़ा दिया जाए तब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो निकालने के लिए सबसे पहले एक मिसिंग टर्म चल रही है यहाँ पे, वो क्या है मास, वो निकालना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी 25 दी है, 1/2 इंटू m इंटू 5 का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर से 25 कट गया ना, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। तो 2 इज इक्वल्स टू मास, तो मास कितना है 2 kg। मास मिल गया दोस्तों। अब जब वेलोसिटी इसकी डबल कर दी, पहले कितनी थी 5, डबल होगी कितनी हो जाएगी 10। मास कितना आ गया 2, तो 1/2 के कितना जाएगा 1/2 mv²। तो 1/2 इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर मतलब 100। पहले कितना था काइनेटिक एनर्जी 25, अब 100 हो गया भाई, वेलोसिटी डबल कर दी। तो एक और केस उन्होंने दिया है कि बताओ कब कितना होगा जब हम काइनेटिक एनर्जी थ्राइस वेलोसिटी जब हम क्या कर दे 3 टाइम्स कर दे, पहले 5 थी तो 3 टाइम्स होके 15 हो जाएगी। तो के ई का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv²। तो 1/2 इंटू 2 इंटू 15 का भी क्या हो जाएगा 15 इंटू 15 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 15 इंटू 15। कितना 2 से 2 तो कट जाएगा, 275 जूल हमारी एनर्जी आ जाएगी। तो एनर्जी भाई बढ़ती है जब वेलोसिटी क्या होती है इंक्रीज होती है। नाउ 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन। देखो दोनों का वेट न्यूटन में दिया है, समझे ना, हाँ तो फोर्स भी वही है। क्लाइंब अप अ रोप थ्रू अ, ऐसी एक रोप है जिससे 2 लड़कियां ऊपर चल रही है, ठीक है। दोनों जो रोप है उसकी हाइट 8 है, 8 मीटर 8 मीटर, ठीक है। ये गर्ल ए है, ये गर्ल बी है। ये जो टास्क है ये 20 सेकेंड में पूरा करती है और ये कब पूरा करती है 50 सेकेंड में। पावर निकालनी है, पावर कितना होता है भाई वर्क अपॉन टाइम। वर्क का फॉर्मूला कितना होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। गर्ल ए की बात करें तो फोर्स कितना है उस पर 400, कितना डिस्टेंस चल रहा है 8, टाइम कितना ले रही है 20, 1 जा और 20 जा 160, क्या आई वॉट। ये पहले लड़की की पावर है, ठीक है। सेकंड गर्ल की निकाले तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स कितना है इधर कितना लग रहा है 400 ही लग रहा है भाई, दोनों का वेट सेम है और उसको टाइम डिस्टेंस भी 80 निकाल रही है। और टाइम कितना लग रहा है 50 भाई, 5 1 जा और 40 कितने जा 8 8 जा 8 8 जा 64 वॉट। तो इसके पास पावर कम थी, इसका काम देर से हुआ। इसके पास पावर ज्यादा थी, इसका काम जल्दी हुआ। नेक्स्ट एक और कोई देखें, एक क्वेश्चन और। चलो भाई क्या बोला है यहाँ पे, बॉय ऑफ अ मास 50 kg रन्स अप अ स्टेयरकेस। एक स्टेयरकेस होगी ऐसी है ना, इस पे एक बॉय जा रहा है, फिर 45 स्टेप चला 9 सेकेंड में, तो डिस्टेंस हो गया 45। हाइट ऑफ ईच सेकेंड इज 19, व्हाट इज पावर। तो पहले तो टोटल डिस्टेंस निकालो। देखो 45 वो स्टेयरकेस चला और एक की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी 15, तो टोटल की कितनी हो जाएगी 45 इंटू 15 675 है ना। तो ये कितना आ गया इसकी टोटल हाइट आ गई। पावर निकालना है, पावर क्या होता है वर्क अपॉन टाइम, एम जी एच अपॉन टाइम। एम कितना है 50, जी कितना लेंगे 10, उन्होंने बोल दिया जी 10 ही लेना, ले लिया। ये 675, टाइम कितना लगा उसको 9 भाई, इतना टाइम लगा। और इसको सॉल्व कर लो दोस्तों तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इतने इजी न्यूमेरिकल्स है,
तीन चार खाली फॉर्मूले जो ध्यान रखने हैं आपको, कौन कौन से? एक तो याद रखना है कि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है मास इनटू ग्रेविटी, और अगर वेट दिया हुआ है न्यूटन में तो भी वो भी फोर्स की ही वैल्यू है, ये याद रखना है। उसके बाद आपको काइनेटिक एनर्जी का याद रखना है 1/2 mv², पोटेंशियल एनर्जी का याद रखना है mgh, और साथ ही साथ याद रखना है पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पूछी हो या वर्क पूछा हो, दोनों में ये फॉर्मूला लगा सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी पूछी हो या वर्क पूछा हो तो भी दोनों में ये फॉर्मूला लगा सकते हो। कैसे? क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगता है? mg, डिस्टेंस कितना है? हाइट, तो mgh। वर्क एनर्जी थ्योरम में पोटेंशियल एनर्जी का भी डेरिवेशन है, ठीक है। साथ ही साथ पावर का फॉर्मूला पढ़ लिया, वॉट अपॉन टाइम, अरे वर्क अपॉन टाइम, वॉट उसकी यूनिट होती है। कितना इजी चैप्टर, इतना स्कोरिंग चैप्टर। 9th और 11th एकदम कनेक्टेड होते हैं, तो जो लोग साइंस लेने वाले हैं ना, 9th बड़ा अच्छे से पढ़ना। तो इट वॉज ऑल अबाउट वर्क एनर्जी, पावर का तड़का, एंड कीप वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।